तो देखिए जैसा कि जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है तो ये फर्दर साइकल्ड बैक नहीं होता है जहां से वो इजेक्शन जहां से उसका हुआ होगा। ठीक है, तो मेनली इसमें है कि इसमें दोनों का दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज टू एंड फर्स्ट। मतलब ये कहां पे हो रहा है, तो ये ग्रैनल थाइलाकॉइड पे होता है, स्ट्रोमा वाले में नहीं होता है, स्ट्रोमा वाले में सिर्फ साइक्लिक होता है जिसमें PS1 होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि रीजन्स वाइज कहां पे हो रहा है, तो एप्रेस्ड रीजन में होता है क्या चीज, PS2, एंड नॉन एप्रेस्ड एंड स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में क्या होता है, PS1 होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, हम कह रहे हैं ये थाइलाकॉइड वाले ग्रैनल थाइलाकॉइड में होता है। ठीक है, जिसमें PS2 पहले होता है, बाद में PS1 होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी नन साइक्लिक की PS2 क्या हो रहा है और PS1 क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं, मैंने लिखवाया था एक दो पॉइंट लिखवाया था इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है PS2 में, दैट इज 680। ठीक है, P680, दैट इज P680। P680 प्रेजेंट होता है जो कि मेन पिगमेंट होता है PS2 का। इसमें क्या क्या मेन प्रेजेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था एक रिएक्शन सेंटर होता है, बाकी एक्सेसरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा रेडिएशंस। जैसे कि एग्जांपल समझना, यहाँ पे कौन कौन से क्लोरोफिल रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ chlorophyll 660, chlorophyll 660, chlorophyll A 660, chlorophyll A 673 and chlorophyll A 680। ये जो है यही क्या है, रिएक्शन सेंटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इसी पिगमेंट से होगा, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये है हमारा रिएक्शन सेंटर। और भी क्लोरोफिल होता है, 90 होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और क्या रहेगा, कैरोटीनॉइड्स रहेगा। साथ ही साथ फाइकोबिलिन्स रहते हैं। तो ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेन पिगमेंट जो PS2 का है दैट इज 680। हो गया, देखो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है 680 से वो वापस 680 पे नहीं आ पाता है, इसीलिए हम लोग इसको नन साइक्लिक कहते हैं। तो आखिर वो इलेक्ट्रॉन जाता कहां पे, ठीक है, आखिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, तो एक सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने बताया था, जैसे NADP एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और एक्चुअली में जो गैप है, मान लो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो जो गैप होगा वो एक्चुअली में फिल क्या चीज से होगा, तो इसी में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इस गैप को क्या करता है, भरता है। ठीक है, तो जब फोटोलाइसिस होगा वाटर का, हम लोगों ने देखा था वाटर टूटता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो वाटर टूट के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक्चुअली में, तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें साइकिल बैक नहीं हो पा रहा है जेड स्कीम के अंदर, यानी कि नन साइक्लिक के अंदर, उस गैप को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आता है वाटर के स्प्लिटिंग से, एंड वाटर स्प्लिट करेगा तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, वाटर स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है टू फिल द गैप फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
बाई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा होगा, तो इसमें एटीपी एंड NADPH2 दोनों का दोनों फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द इलेक्ट्रॉन ejected from PS2 from PS2 never back to chlorophyll A molecule, chlorophyll A 680 reaction center, chlorophyll A 680 reaction center, and finally हाँ देखिए, तो एंड फाइनली गेन बाई NADP के पास वापस नहीं जाता है। अब जो गैप है PS2 के अंदर, दस द गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन in PS2 is filled by photolysis of water, as a result oxygen evolution occurs in Z scheme and formation of ATP and NADPH2. Formation of ATP and NADPH2. हो गया, एक मिनट रुकिएगा। अब देखो,
हम बात कर रहे हैं कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास जाता है और वो फॉर्मेशन NADPH करता है, ठीक है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो एक कंपाउंड होता है जिसे हम फायोफाइटीन कहते हैं, और वही पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, किसमें, जेड स्टीन में। ऊपर कमेंट आ रहे हैं। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस रिएक्शन में जेड स्टीन के अंदर हमारा फायोफाइटीन होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फायोफाइटीन is considered as the first electron acceptor in Z scheme. In Z scheme. हो गया। अब देखो, मेन पढ़ना है, फिगर से समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हो रही है जेड स्कीम में। तो हम फिगर बनाने जा रहे हैं, तो मेन फिगर से ही समझना है कि क्या क्या चीजें हो रही है, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है। तो एक्चुअली में सब चीज थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है। तो अगर हम फिगर की बात कर रहे हैं, तो फिगर सबसे पहला बनाएंगे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये हो गया हमारा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, दैट स्पेस इज ल्यूमेन। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन कह रहे हैं। ये हमारा ल्यूमेन हो गया। अब क्या क्या चीजें हो रही है, तो एक्चुअल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो पिगमेंट एक्चुअली में क्या हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये समझना है, ऐसे ऊपर करते हैं। अब देखो, ये एक्चुअली में है क्या। तो जब हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंट हमारा 680 वाला हो गया। ठीक है, इस पे लाइट फॉल करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को हम बात कर रहे हैं। तो इससे क्या निकल रहा था, इस 680 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मैंने क्या बताया अभी कि कौन एक्सेप्ट करेगा, फायोफाइटीन। फायोफाइटीन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फायोफाइटीन होता है। फिर ये मूव करेगा एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, जिसे हम प्लास्टोक्विनीन कहते हैं, यहां तक जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अभी मेम्ब्रेन नहीं है।
फिर यहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है एक तरीके से हम कह रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन आयन बाहर से स्ट्रोमा से एक्सेप्ट किया जाता है प्लास्टोक्विनोन के अंदर, और फर्दर ये क्या है, एक हाइड्रोजन आयन को यहां से रिलीज कर देगा इस ल्यूमेन के अंदर। फिर ये मूव करके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस कंपाउंड के पास जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव किया साइटोक्रोम एफ के पास पहुंचता है। देन अनदर कंपाउंड प्लास्टोसाइनिन, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। ठीक है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स का सहारा लेके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, एंड लास्टली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, तो नेक्स्ट जो सेंटर है P700 यहां पे। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। फिर आप देखोगे ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था P680 पे, वहां साइकल्ड बैक नहीं हो पाता है। ठीक है, उस सेंटर पे साइकल्ड बैक नहीं होता है, और ये फेरोडॉक्सिन से फेरस सल्फाइड या FRS हम लोग उसको बोलते हैं, इससे मूव करके कहा जाएगा ये फर्दर इलेक्ट्रॉन FD फेरोडॉक्सिन तक, FRS सॉरी फेरस सल्फाइड से होते हुए फेरोडॉक्सिन तक जाता है, एंड यहां तक मेम्ब्रेन में है। फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है NADP प्लस, NADP प्लस, ये H प्लस यहां से लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस या NADPH2 हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें एंजाइम की, तो NADP रिडक्टेज इन्वॉल्व होगा। NADP रिडक्टेज। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां वो साइकिल बैक नहीं होता है, वो PS1 में चला जाता है। तो पहले PS2 होता है, फिर PS1 होता है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इस 680 से, तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन इसको मिलना चाहिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में वाटर के फोटोलाइसिस से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है ये टूटता है, टूट के क्या हमको दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वाटर के स्प्लिटिंग से क्या निकल रहा है, ल्यूमेन में वाटर स्प्लिट करता है, एंड आप देखो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, एंड ल्यूमेन में कंसंट्रेशन H+ का क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से भी स्ट्रोमा से भी H+ अंदर आता है, और वाटर के स्प्लिटिंग से भी H+ क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देखोगे कि ल्यूमेन में जो कंसंट्रेशन है H+ का, दैट इंक्रीजेस, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है। और इसमें इसके मेम्ब्रेन में भी एक प्रोटीन होता है, चैनल होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है चैनल प्रोटीन को, जो कि क्या था हमारा एक ऑक्सीजोम्स, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उसमें क्या है, F0 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल है। F0 क्या है, एक सिंपल एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, एंड F1 क्या होता है, एटीपेज एंजाइम होता है। तो ये क्या है, एटीपेज एंजाइम है, जिसको हम लोग CF0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड CF1। ठीक है, यहां से ये मूव करके बाहर जाएगा। क्यों बाहर गया भाई, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हो गया है, कहां से कहां तक, ग्रेडियंट कहां से, मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, क्योंकि ल्यूमेन में क्या हो गया है, ज्यादा H+ है, स्ट्रोमा में क्या है, कम है। तो क्यों,
तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, तो H प्लस कहाँ मूव करने लगेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रोमा के अंदर मूव करने लगता है, और H प्लस के मूवमेंट से, ठीक है, H प्लस इससे मान लो मूव करके जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें स्ट्रोमा में एडीपी भी है और फॉस्फेट भी है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी। तो दो कंपाउंड हम देख रहे हैं, NADPH2 भी इसको बोलते हैं, पीएच भी बोलते छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये यही चीज है, NADPH2 भी लगा लेते हैं। तो दोनों कंपाउंड हमारा बन जा रहा है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम जेड स्कीम कह रहे हैं, क्योंकि पैटर्न एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो ड्रॉ किया हुआ है, तो ऐसे पैटर्न आता है जेड, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। तो एक्चुअल में यही चीजें हो रही है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, फायोफाइटिंग, याद करने वाला चीज क्या है, इतनी चीजों को याद नहीं करना है, सिर्फ याद क्या करना है, फायोफाइटिंग, फायोफाइटिंग के बाद याद रखना प्लास्टोसाइनिंग लास्ट है, जहां से PS1 स्टार्ट है 700 में, फिर NADP प्लस क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के गैप को फिल करने के लिए वाटर का स्प्लिटेंस होता है, ये गैप यहाँ फिल हुआ इलेक्ट्रॉन, और वाटर का स्प्लिटेंस होता है, और वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, साथ ही साथ H प्लस, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाता है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ हाई है बाहर लो है, तो हाइड्रोजन आयन किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, उधर, किसके थ्रू, तो ये चैनल प्रोटीन के थ्रू, CF0 एंड CF1, यहाँ पे CF1 एटीपेज एंजाइम है, जिसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, फिगर हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। हो गया, यस सर, हो गया। अच्छा लिख लीजिए, तो रिपीट कर दो।
हो गया। देखिए सिंपल सा चीज है, याद रखना है नन साइक्लिक में हो क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे मेन सेंटर क्या है, P680 है। यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोन के रूप में एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुआ तो डायरेक्टली Na++ नहीं एब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज को, ये तो बाहर है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर है। तो एक्चुअली में इसके मेम्ब्रेन में ही डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू, डिफरेंट पिगमेंट्स के थ्रू क्या होता है, एक तरह से हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। प्लास्टोक्विनोन हो गया, फिर क्या हो गया, साइटोक्रोम F हो गया, प्लास्टोसाइनिन हो गया, एंड लास्टली कहां पहुंचता है ये P700। यहां से क्या हो गया है, ये हमारा सिंपल PS1 है। तो पहले PS2 होता है, बाद में PS1 होता है, एंड PS1 का रिजल्टेंट क्या है कि NADP+ क्या है, एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, NADPH2 या NADPH बनाता है। अब आप देखो कि इस गैप को फिल करने के लिए वाटर क्या होता है, स्प्लिट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन वाटर के स्प्लिटन से हमको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलता है, जो कि साइक्लिक में नहीं मिलता है। H+ मिलेगा, जो कि ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैंने बोला है कि इसका प्रोडक्ट क्या था, लिखवाया भी था ATP और NADPH2। तो ये तो हमें मिल गया, ATP कहां से मिलेगा भाई, तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, एंड जो H+ आयन है वो मूव करते हैं स्ट्रोमा की तरफ। किसके थ्रू मूव करेंगे, तो चैनल प्रोटीन के थ्रू, कौन सा, CF0, एंड यहाँ क्या है CF1, जो कि एक एटीपेज एंजाइम या एटीपी सिंथेज एंजाइम है। तो देखोगे कि H+ जैसे ही मूव करके जाता है बाहर, ठीक है, तो एक एटीपी के लिए 3H+ चाहिए होता है, 3H+ मूव करके जब बाहर जाता है तो ADP और फॉस्फेट आपस में कंबाइन करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज टोटल हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। हो गया। तो ये हमारा नन साइक्लिक था। दूसरा हमें पढ़ना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा है, समझ में आया सारे लोग, किसको नहीं आया है, जिसको नहीं आया बोलिए। ठीक, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेकेंड। पहला हम लोग पढ़ रहे लाइट रिएक्शन में, फर्स्ट पढ़ लिए नॉन साइक्लिक। सेकेंड हमको पढ़ना है जिसे हम कह रहे हैं साइक्लिक ETS एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो हम बात कर रहे हैं साइक्लिक के, तो यहाँ पे सिर्फ PS1 वर्क करता है, और ये कहाँ पे हो रहा होगा, तो PS1 सिर्फ और सिर्फ कहाँ वर्क करता है, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो ये जो हो रहा है सिर्फ स्ट्रोमा थाइलाकॉइड के अंदर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्रेना थाइलाकॉइड्स में भी होगा, लेकिन किस रीजन पे होगा, तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। तो इसका दो साइट है, एक हो गया क्या ग्रेना थाइलाकॉइड्स के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, दूसरा हो गया स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो अगर हम साइक्लिक इन साइक्लिक ETS only PS1 works, only PS1 works, which consists of which consists of chlorophyll A670
क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A683, क्लोरोफिल A695, क्लोरोफिल A700, और इसे ही हम T700 भी कहते हैं, पिगमेंट 700। यही क्या हो गया, मेरा रिएक्शन सेंटर हो गया इसके अंदर। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। It occurs at renal thylakoids and stromal thylakoids. Stroma thylakoids. क्योंकि स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स में, ग्रेना थाइलाकोइड्स में तो pH2 होता है, लेकिन स्ट्रोमा लैमली या स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स में क्या होता है, pH2 नहीं होता है, और साथ ही साथ उसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स फुल स्टॉप के बाद लिखना, lacks pH2 and enzyme NADP reductase. Enzyme NADP reductase. अगर हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग साइक्लिक EDS, during cyclic ETS, the electron ejected from the reaction center, the electron ejected from reaction center, इसमें reaction center क्या हो जाएगा, P700 of PS1 returns back to its reaction center, returns back to its reaction center, returns back to its reaction center. So no oxygen evolution occurs. So no
oxygen evolution occurs because photolysis of water is absent. Because photolysis of water is absent. Because photolysis of water is absent. हो गया? देखो, तो इसमें हम बात कर रहे हैं NADPH2 बनेगा ही नहीं, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम होता ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन साइकल्ड बैक हो जाता है उसी पोजीशन में, मतलब जहां से निकल रहा है वहीं पे वो आ जाता है। NADPH2 is not formed और मेन पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट रहता है दैट इज प्लास्टोसाइनिन। सायन वर्ड हम लोग हमेशा किस चीज के लिए यूज करते हैं? ब्लू कलर के लिए, पीसी बोल रहे हैं इसको। इज ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट और प्रोटीन है, जो कि इसमें मेन पिगमेंट का काम करता है। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसमें फायोफाइटीन था, लेकिन आप देखोगे मैंने बताया था P700 के बाद पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसे हम FRS कहते हैं। फिर फेरोडॉक्सिन से होते हुए वो चला जा रहा था NADP+ के पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू modern researches, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में बहुत पूछा जाता है कि PS1 का क्या होता है, PS2 का क्या होता है। उसी तरह उसमें हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 एक्सेप्टर पूछा जाता है। इज FRS, इसी को हम फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। Ferrodoxine reducing substance, which is a iron sulfide containing protein, which is a iron sulfide containing protein.
गया। नेक्स्ट देखो, अब हमें फिगर बनाना है इसका। ठीक उसी तरह वैसे ही बनाएंगे हम। ये ल्यूमेन हो गया, ये ऊपर का हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर ये वाला पार्ट क्या हो गया, बाहर है, ये स्ट्रोमा हो गया, ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा ल्यूमेन हो गया। तो तीन रीजन है हमारे पास। अब क्या क्या चीजें हो रही है, तो रिएक्शन सेंटर की बात करें तो P700 होगा, ये हमारा क्या है, रिएक्शन सेंटर है। इस पे लाइट गिरेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट जैसे ही करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम लोगों ने क्या देखा, ये एक FeS और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, FRS होता है, ठीक है, या फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसके थ्रू होकर इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन तक जाएगा, FD। Then another pigment cytochrome B6, cytochrome B6 के पास पहुंचेगा। फिर प्लास्टोक्विनोन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पे H प्लस अंदर आएगा एंड प्लास्टोक्विनोन क्या हो गया, then plastocyanin एंड इलेक्ट्रॉन वापस आ गया जहां से वो निकला था। तो इसमें देखो, इसमें जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहीं पे वापस आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करता है लेकिन ये H प्लस को रिलीज कर देता है। इस यहां से इस रिएक्शन के बाद H प्लस रिलीज होता है क्योंकि सीधे ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। अब क्योंकि ल्यूमेन के अंदर H प्लस क्या हो गया, बढ़ गया एंड इट क्रिएट्स अ PMF। PMF का मतलब होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स को क्रिएट करता है एंड ये हमारा CF0 हो गया, ये हमारा CF1 हो गया। तो ये क्या बना देगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने H प्लस मूव कर रहे हैं बाहर, तो 3H प्लस पर 1 एटीपी, यहां से 1 एटीपी फॉर्म करेगा ADP प्लस फॉस्फेट मिलके। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि आप देखोगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे वो वापस साइकल्ड बैक हो जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा तो वाटर स्प्लिट नहीं करेगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो आप देखोगे कि इसमें ना तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ना ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है।
एंड जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो वापस क्या है, साइकिल बैक हो जा रहा है, उसी जगह पे रिएक्शन सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, बनाओ तो उसको। हो गया। अच्छा, एक मिनट रुक लेते हैं। देखिए, इसके बाद से हमें जो पढ़ना है दैट इज, एक दो टर्म पढ़ना है। एक को हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं, दूसरे को क्वांटम यील्ड कहते हैं। क्वांटम रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऑक्सीजन इवोल्यूशन में, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज 8 इन नंबर, मतलब 8 फोटॉन चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए। तो अगर हम क्वांटम यील्ड की बात करें तो वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। वो क्या होगा कि एक फोटोन कितने ऑक्सीजन को इवॉल्व कर पाता है। ठीक है, मतलब क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए कितना फोटोन चाहिए, तो वो 8 चाहिए होता है। दूसरा क्या है, क्वांटम यील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब यील्ड हमेशा एनर्जी में हो रहा है, तो एक फोटोन जो है वो कितने ऑक्सीजन को इवॉल्व कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1/8 करेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.5%। तो क्वांटम यील्ड कितना होता है, 12.5% होता है, एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, मिटा रहे इसको। ये हमारा साइक्लिक भी खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं दो टर्म की, एक है क्वांटम रिक्वायरमेंट दैट इज 18 वैल्यू, एंड सेकंड वन इज क्वांटम यील्ड। तो दो टर्म खाली लिख लो, एक को हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। क्वांटम रिक्वायरमेंट, अगर हम क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, लाइट क्वांटा, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और photons required for the evolution of, for the evolution of 1 mole, सॉरी मॉलिक्यूल मैंने बोला था, 1 mole ऑक्सीजन, of oxygen in photosynthesis, and it is equal to 8. Second one is quantum yield. क्वांटम यील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो क्वांटम यील्ड किसको कह रहे हैं हम लोग, the number of oxygen molecule evolved by one photon
इसी को हम कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1/8 into 100 is equal to 12.5%. 12.5%. देखो लाइट रिएक्शन हमारा हो चुका है, लेकिन लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता कैसे है इसके लिए एक थ्योरी दिया गया था, ठीक है, जिसमें हम केनी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन हमारा खत्म हो गया है, हम लोगों ने नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पढ़ लिया है, हमारा लाइट रिएक्शन खत्म है, लेकिन इस लाइट रिएक्शन में जो एटीपी फॉर्मेशन होता है इसके लिए थ्योरी दिया गया है, दैट इज केनी ऑस्मोटिक थ्योरी गिवन बाय पीटर मिशेल। तो पीटर मिशेल ने दिया था केनी ऑस्मोटिक थ्योरी को, यही हमको पढ़ना है, फिर हमारा डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। हो गया, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इसमें टॉपिक है लाइट रिएक्शन में केनी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ना है। केनी ऑस्मोटिक थ्योरी, केनी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है, proposed by Peter Michel to explain the mechanism of ATP formation, ATP formation, to explain the mechanism of ATP formation. मेनली इस ये एक्सप्लेन किए थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे उसमें हम कह रहे हैं एटीपी फॉर्म करता है, क्या कारण होगा जिसके कारण एटीपी फॉर्म करता है। तो एटीपी का मेन जो फॉर्मेशन है उसका कारण है पीएमएफ, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कैसे होगा, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स आप जान रहे हो कि H+ का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो जाता है बाहर की तुलना में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज को उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो फॉर्म कैसे करता है, जनरेट कैसे करता है। तो उसका 3 कारण उन्होंने बताया था। पहला कारण क्या है, आप लोगों ने देखा है कि H+ रिलीज होता है फोटोलाइसिस से, वाटर के फोटोलाइसिस से, मतलब वाटर टूटता है तो H+ का रिलीज करा रहा है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, तो दूसरा कारण होता है प्लास्टोक्विनोन शिफ्टिंग। देखिए PQ शिफ्टिंग जब होता है डिफरेंट पिगमेंट से तब भी रिलीज होता है H+ आयन ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। 2 कारण हो गया जिसके कारण ल्यूमेन में क्या हो रहा है, H+ बढ़ रहा है। तीसरा कारण ल्यूमेन में नहीं बढ़ रहा है H+, लेकिन स्ट्रोमा से कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, तो NADP रिडक्टेज या NADPH2 का फॉर्मेशन जो हो रहा है, NADP+ एब्सॉर्ब कर रहा है H+ कहां से, तो स्ट्रोमा के अंदर से। तो 2 कारण है जिसके कारण ल्यूमेन में H+ बढ़ रहा है और एक कारण है जिसके कारण क्या है, स्ट्रोमा से कम हो रहा है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जो डिफरेंस है कि स्ट्रोमा में और ल्यूमेन के अंदर H+ का, वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। H+ में ल्यूमेन बढ़ रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, क्योंकि 2 फैक्टर H+ आयन को बढ़ाते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, H+ को घटा रहे हैं किससे, स्ट्रोमा से, जिसका रिजल्टेंट क्या है, तीनों फैक्टर हम कह सकते हैं फेवरेबल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाने के लिए। कहां से कहां तक, ल्यूमेन से स्ट्रोमा के अंदर। तो इसी चीज को उन्होंने बताया था, जो कि एक्सप्लेन किए कि हाँ पहले प्रोटॉन मोटिव फोर्स होगा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। एंड ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कैसे हो रहा है, तो जनरेट आप हो रहा है H+ आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है।
तीन कारण है। पहला H+ का बढ़ना, कहाँ पे? ल्यूमेन में। क्यों होता है? तो वाटर टूटता है, H+ रिलीज करता है। दूसरा क्या हो गया? प्लास्टोक्विनोन शिफ्टिंग के कारण H+ ल्यूमेन के अंदर रिलीज होता है। तीसरा कारण क्या हो गया? तीसरा कारण हमारा हो गया कि H+ स्ट्रोमा से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि NADP+ उसको एब्सॉर्ब करता है और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तीन कारण है। ठीक है, लिखिएगा। ड्यूरिंग ETS of photosynthesis, during ETS of photosynthesis, concentration of H+, concentration of H+ gradually increases in thylakoid lumen, thylakoid lumen during non-cyclic photophosphorylation, during non-cyclic photophosphorylation, there are three causes of there are three causes of there are three causes of differences in there are three causes of differences in H+ ion concentration H+ ion concentration और वो कौन कौन से कारण हैं तो ऊपर लिख रहे हैं, गैस दे देना। सबसे पहला कारण है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, photolysis of water produces H+. दूसरा क्या है? PQ shifting of H+ ion from stroma to lumen. तीसरा कारण क्या है? NADP mediated NADP reductase mediated NADP reductase mediated utilization of H+, utilization of H+ from stroma। तो तीन कारण हो गया। पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा PQ शिफ्टिंग हो रहा है H+ आयन का स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर, और तीसरा होता है H+ का यूटिलाइजेशन होता है स्ट्रोमा में से NADP रिडक्टेज
रिएक्शन के अंदर, NADP रिडक्टेज उसको एब्जॉर्ब करता है। सर बहुत ब्लड आ रहा है। सबको ब्लर आ रहा? यस सर, हल्का हल्का आ रहा है। अच्छा ठीक, देखिए तो अभी भी ठीक हुआ? नो सर। हल्का ठीक है सर। देखिए पहला लिखे फोटोलाइसिस ऑफ H2O प्रोड्यूसेस H+, दूसरा लिखे PQ शिफ्टिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, तीसरा लिखे NADP रिडक्टेज मीडिएटेड यूटिलाइजेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा। बड़ा बड़ा लिखते हैं। अब देखो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद से लास्ट इसका फिगर हमको बनाना है। ये PS2 हो गया।
ऊपर का हो गया है, थोड़ा सा नीचे कर दे, ऊपर का लिख लीजिए तो 2 मिनट में। सर एक बार बता दीजिए ना, वो क्या लिखे हैं प्रोटॉन के पास? 1 मिनट। कहाँ के पास? ऊपर कर दे। तो सबसे ऊपर। यस सर, नहीं दिख रहा है क्या लिखे हैं प्रोटॉन। पंप और H+ कैरियर, ये वाला है, गोल वाला, बड़ा वाला, ओके सर। ये ल्यूमेन हो गया। सर साइटोक्रोम्स के नीचे क्या है? ENF, साइटोक्रोम। ओके सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन अपडेटेड वर्जन में दिया हुआ है। आपको ऐप पे मिल जाएगा फिगर, अपना पुराना एनसीईआरटी होगा तो उसके फिगर को अपडेट कर लीजिएगा, या जरूरत नहीं है, ये वाला फिगर बना ही लिए, समझ में आ ही जाएगा। ऐसे ये एनसीईआरटी में है, नए वाले एनसीईआरटी में। तो 3 कारण से हो रहा है, देखो H+ यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, और H+ इसके कारण बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो गया, H+ यहाँ से कम हो रहा है, NADP+ एब्जॉर्ब कर रहा है। हो गया? चलिए, सो ये यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सर साइड ऑयल। अच्छा, सॉरी। अच्छा, रुकिएगा, कोई नहीं जाएगा तो है ना, तो कल चले भी गए। छोड़िए, 2 लोग चले गए। ओके, चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।